नमस्कार मित्रों, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है फ्यूचर क्लासेस के ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास मिश्रा आपके सामने लेकर आया हूं साइकोलॉजी, और जिसमें हम लोग जो पहला चैप्टर कवर कर रहे थे शिक्षा व मनोविज्ञान। तो शिक्षा व मनोविज्ञान में आपने शिक्षा के बारे में जो इससे पहले के हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं उसमें आपने शिक्षा के बारे में पढ़ा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। तो उस शिक्षा के बारे में मैंने एक नई तरह की जानकारी दी है। अगर आपको शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए या कह लीजिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं कि मनोविज्ञान जो शब्द है वह आया कैसे और इसकी हमें जो ज़रूरत पड़ी वह पड़ी क्यों, और इन सब के बारे में यहाँ जो जानेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग जो जानेंगे वो यह जानेंगे कि मनोविज्ञान का जो आपके सामने जन्म हुआ है वह मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ है, इस बारे में आपका जानेंगे। और यह मनोविज्ञान का जो है यह आपका पार्ट फर्स्ट है और यह आपका एक ही पार्ट में रहेगा, यानी इसको जो हम लोग देखेंगे वह एक पार्ट में पहले तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो इसको हम 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म हुआ कैसे। देखिएगा, मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ था वह आपके प्राचीन समय में ही हुआ था। अगर मैं बात करूं कि मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ था वह हुआ कैसे और इसकी शुरुआत जो है वह कैसे हुई, तो यह शुरुआत बहुत पहले से ही मानी जाती है। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो मनोविज्ञान के जन्म की बात कर रहा हूं। अगर मैं जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यानी अगर बात की जाए कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई पहली बार, तो जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य ने क्या किया कि शुरुआत में ना तो उसके पास, मनुष्य के पास जो शुरुआती समय था ना उस समय मनुष्य के पास भाषा थी, ना ही उस समय मनुष्य के पास कपड़े थे, ना उनके पास कोई अपनी संस्कृति थी, यानी उनके पास क्या थी, ना कोई संस्कृति थी, ना तो उनके पास कोई आचरण था और ना ही उनके पास कोई सभ्यता थी। यानी इनमें से कोई भी एक चीज़ उस समय के मनुष्य के पास नहीं थी। ना तो भाषा थी, ना तो उनके पास कपड़े थे, ना तो उनके पास संस्कृति थी अपनी कोई, ना तो कोई आचरण था उनके पास और ना ही उनके पास कोई सभ्यता थी। अगर इन सब के बारे में देखा जाए तो मनुष्य एक प्रकार से इन सब में, अगर मैं बात करूँगा तो मनुष्य एक प्रकार से इन सब में क्या था, जीरो था। यानी इन सब में मनुष्य जो एक प्रकार से था वो बिल्कुल जीरो था। शुरुआत में जो मनुष्य था वह अपनी जो उसको भूख लगती थी, या कह लीजिए अपनी जो भूख को शांत करने के लिए मनुष्य जो प्रयोग किया करता था वह क्या प्रयोग किया करता था, कच्चा मांस प्रयोग किया करता था। कच्चा मांस का प्रयोग करता था। यानी क्या होता था, मनुष्य जो शुरुआत में प्रयोग किया करता था वह कच्चा मांस प्रयोग किया करता था, क्योंकि उस समय पर आग का जन्म नहीं हुआ था। यानी शुरुआती समय में अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआती समय में आग का जन्म नहीं हुआ था, या कह लीजिए आग का कोई खोज नहीं हुई थी। तो जिसके कारण मनुष्य को जब भूख लगती थी तो वह अपनी भूख को शांत करने के लिए जो प्रयोग किया करता था वह कच्चे मांस का प्रयोग किया करता था। यानी शुरुआत में जो मनुष्य प्रयोग किया करता था वह क्या प्रयोग किया करता था, कच्चे मांस का प्रयोग मनुष्य अधिकतर आपका करता था। धीरे धीरे समय और परिस्थितियां बदलती गईं। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला, वातावरण बदला और उस समय क्या बदला, मनुष्य की परिस्थितियां बदली। तो जैसे जैसे मनुष्य की परिस्थितियां बदली तो वैसे वैसे 2 चीज़ें मनुष्य को बहुत परेशान करती थी। यानी 2 चीज़ें जो मनुष्य को थी वह बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। पहला था आपका आंधी या तूफान,
पहले जो परेशानी उनके सामने थी वह क्या थी, आंधी या तूफान, और कह लीजिए दूसरी परेशानी थी वह उनके सामने जो था वह था स्वप्न। यानी दूसरा क्या था उन्हें जो परेशान करता था, स्वप्न था। शुरुआती दौर में अगर देखा जाएगा तो ये परेशानियां जो दो थी, आंधी या तूफान या स्वप्न, ये बहुत परेशान करती थी। आंधी तूफान क्या मतलब कि जैसे जलवायु में परिवर्तन होता था, आंधियाँ आती थी और तूफान आते थे, यानी उनके विचार में भी ये सारी चीज़ें उठती थी। भले ही स्वप्न उन्हें आंशिक रूप से परेशान, पूर्ण रूप से परेशान ना करता रहा हो, लेकिन आंशिक रूप से स्वप्न उन्हें परेशान किया करता था। तो उसी की बात की गई है कि स्वप्न उन्हें परेशान करता था आंशिक रूप से, और आंधी या तूफान उन्हें ज़्यादा रूप से परेशान करता था। अब जैसे जैसे वहाँ पर समस्या बढ़ी, यानी उनके सामने समस्या आई, तब उन्होंने फिर कुछ समय के पश्चात जो उन्होंने खोज की वो किसकी खोज की, आग की खोज की। यानी अगर मध्य में आया जाए, कुछ समय के पश्चात उन्होंने जो खोज की वो किसकी खोज थी, आग की खोज की उन्होंने। और जो वो कच्चा मांस था अब उसको वो क्या करने लगे, भून के खाने लगे। यानी जो कच्चा मांस था उसे भून के खाने लगे। अब देखिएगा इसमें, यानी जो कच्चा मांस था अब उस मांस को वो क्या करने लगे, भून के खाने लगे। और जब उस मांस को वो भून के खाने लगे तो उनमें और भी परिवर्तन देखने को मिले। अब जब वो इस चीज़ को भून के खाने लगे और समय की परिस्थिति बदली, तो सबसे पहले उनके पास, क्योंकि जब उनमें मैंने बताया कि उनको परेशानी जो होती थी वह आंधी और तूफान और स्वप्न के कारण होती थी, तो इन सब से बचने के लिए उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता थी। क्योंकि उस समय शुरुआत में ना उनके पास भाषा थी, ना ही उनके पास कोई विचार थे, और ना ही उनके पास कोई भावना हुआ करती थी। अगर देखा जाए तो उस समय ना तो उनके पास कोई भावना नहीं हुआ करती थी, और अगर थी भी तो भाषा नहीं थी, तो अपने विचारों को और जो उनके अंदर भावनाएं थी उनको व्यक्त वो नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे परिस्थिति बदली, आंधी या तूफान से वो परेशान हुआ करते थे, तो उन्होंने उसके बाद फिर क्या हुआ कि आग की खोज हुई, और जो कच्चा मांस था अब कच्चे मांस को क्या करने लगे, भून के खाने लगे। फिर से परिस्थितियाँ उसके बाद बदली और आंधी या तूफान की स्थिति आई, तो उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना क्या किया, शुरू किया। और उनके पास जो आया वो क्या आई, भाषा आई। भाषा के पश्चात उन्होंने कपड़े पहनने का काम स्टार्ट किया। अब कपड़ों में क्या थी, कपड़े तो उस समय कोई तो उद्योग धंधे तो थे नहीं, तो वो जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उनके पत्तों का प्रयोग करते थे, या कह लीजिए जिन जानवरों को मारते थे उनकी खालों का प्रयोग किया करते थे। तो उनके पास अब जो भाषा के बाद आया वो क्या आई, कपड़े भी आए, उनकी अपनी संस्कृति भी क्या है, जन्म होने लगी। और उसके साथ साथ उनमें आचरण भी आया। आचरण के साथ साथ उनके अंदर क्या हुआ, सभ्यता ने भी जन्म लिया। आचरण के साथ साथ अगर देखा जाएगा कि उनके मन में, यानी जो जन्म लिया वो किसने जन्म लिया, सभ्यता ने जन्म लिया। और वो जो एक दर से दूसरे दर भटकते थे पहले के समय में, यानी पहले के समय में अगर देखा जाएगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो भटकने की उनकी प्रक्रिया थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, और वह स्थायी रूप दे दिया। और वो जो अब रहने लगे वह किन में रहने लगे, मकानों में रहने लगे। वो जो किन में रहने लगे, मकानों में रहने लगे। यानी उनके पास अब किसकी, यानी उनके पास अब भाषा भी थी, कपड़े, संस्कृत, आचरण, सभ्यता, मकानों में वो रहने लगे। और उन्हें जो स्वप्न परेशान करते थे उन सपनों से उन्हें भी अब तृप्ति थोड़ा थोड़ा मिलने लगी, क्योंकि उनकी जो सभ्यता थी, या कह लीजिए जो उनकी संस्कृत थी, वह सभ्यता और जो संस्कृत दोनों थी, अब क्या हुआ, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे समय की परिस्थितियां बदली तो वैसे वैसे उनके विचारों में भी परिवर्तन देखने को आपको मिलते गए। अब परिस्थितियां बदली तो आपका जो बात अगर की जाएगी तो वैसे देखा जाएगा तो जो आपका मनोविज्ञान विषय माना जाता है,
या कह लीजिए जो आपकी साइकोलॉजी मानी जाती है, तो देखा एक सीधे तौर पर देखा जाएगा कि जो लगभग 16वीं सदी थी, यानी जो आपकी 16वीं सदी थी, यहाँ पर 16वीं सदी में अगर बात की जाए कि 16वीं सदी में उस समय देखा जाएगा कि जो आपका साइकोलॉजी यानी जो आपका ये मनोविज्ञान था, यह आपका दर्शन शास्त्र के अंतर्गत माना जाता था। यानी उस समय यह जो विषय था यह किसके अंतर्गत माना जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत माना जाता था, फिलॉसफी के अंतर्गत माना जाता था। यानी 16वीं सदी में अगर देखा जाएगा कि 16वीं सदी में अगर मैं इसको करना चाहूँ कि जो आपकी 16वीं सदी थी, 16वीं सदी में आपका जो मनोविज्ञान था, यानी जो 16वीं सदी में मनोविज्ञान आपका जो शब्द था आज के जो समय में अकेले है, यह आपका किसके अंतर्गत रखा जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता था। यानी पहले के समय में अगर मैं इस विषय की बात करता हूँ तो यह आपका जो विषय था यह किसके अंतर्गत रखा जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया था। यानी इस विषय को जो स्थान दिया गया था वह किसके अंतर्गत दिया गया था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा गया था। तो 16वीं शताब्दी में जो आपका मनोविज्ञान जो विषय था, आज के समय में आपका जो विषय अलग से है, यह 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो शब्द था वह किसके अंतर्गत रखा जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आपका रखा जाता था। अब अगर बात की जाएगी तो मनोविज्ञान सिर्फ 16वीं शताब्दी में नहीं था, यह कह लीजिए दर्शन शास्त्र में नहीं था, यह हमारे वेद और पुराणों में भी देखने को मिलता है। या कह लीजिए अगर आपने जो गीता आप सब लोगों ने लगभग पढ़ी होगी, तो गीता की बात कर लीजिए, या हम वेद की बात करें या हम पुराणों की बात करते हैं, तो गीता में या कह लीजिए वेद में या कह लीजिए पुराणों में भी आपके मनोविज्ञान के विषय के बारे में बात की गई है कि मनोविज्ञान जो विषय है वह आपका है क्या। इसके साथ ही साथ जो आपका अर्थशास्त्र है, यानी जो आपकी अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपको सभी लोगों को पता है कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। यानी जो अर्थशास्त्र आपकी लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य महोदय के द्वारा आपकी लिखी गई है। तो अर्थशास्त्र की बात करूं, मैं पुराणों की बात करूं, या मैं वेद की बात करूं, या मैं गीता की बात करूं, तो इनमें भी अगर आप गीता को पढ़ते हो तो गीता में भी आपका अहम इदम परा अहम, इन सब के बारे में जो बात हुई है आपकी, यानी अहम क्या है, इदम क्या है, परा अहम क्या है, इसके साथ ही साथ जो चेतना है, चेतना के बारे में है, मन क्या है, मन के बारे में भी, यानी इन सब के बारे में जो चर्चा हुई है वह पहले से ही चर्चा हो चुकी है। यानी इन सब के बारे में अगर देखा जाएगा तो जो चर्चा हुई है वह आपकी चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है। तो ये जो चर्चा थी आपकी, ये नहीं बताया कि ये गीता में भी पहले हुई है, वेदों में भी, पुराणों में भी, अर्थशास्त्र में भी। अगर आप इन सब को पहले पढ़ते हो तो इन सब में आपको इन शब्दों की पुष्टि आपको मिल जाएगी। यानी वहाँ पर आपको अहम भी दिखेगा, इदम भी दिखेगा, परा अहम भी दिखेगा, चेतना भी दिखेगा, मन भी दिखेगा। यानी इन सब के बारे में पहले से भी चर्चा आपके की गई है। यानी ये जो चर्चाएं हैं आपकी क्या हैं कि पहले से ही इनके बारे में बात बताई गई है, या कह लीजिए पहले से ही इनके बारे में चर्चा अच्छी प्रकार से की गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि यह जो मनोविज्ञान आपका अलग से विषय बना, तो यह 16वीं शताब्दी में, जैसे मैंने बताया कि यह प्राचीन समय से ही मनोविज्ञान हमारे साथ है। बस उन तथ्यों को हमने आगे चलकर देखा नहीं और उन तथ्यों को हमने आगे चलकर समझा नहीं। बट ये जब आप पुराना
समय में जाते हो, अपने आप गीता पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, तो उनमें भी मनोविज्ञान के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान कोई अलग से विषय नहीं था। अगर मैं बात करूं 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान कोई अलग से विषय था ही नहीं। उस समय 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान रखा जाता था वह फिलॉसफी के अंतर्गत यानी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही रखा जाता था और दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान के बारे में बताया जाता था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में थोड़े से इसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि हमें जो मनोविज्ञान विषय की अलग से ज़रूरत पड़ी, वह ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। जैसे जैसे हमारा परिप्रेक्ष्य या हमारा वातावरण या कह लीजिए हमारा समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे ही हमें एक अलग से विषय की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है आपका जिसमें मन के बारे में, चेतना के बारे में, अहम के बारे में, परा अहम के बारे में बताया जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको बाल मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान में ही बाल शब्द जोड़ा गया, तो क्या बन गया आपका? बाल मनोविज्ञान बन गया। यानी मनोविज्ञान शब्द में ही आपका अलग से एक शब्द की पुष्टि और कर दी गई, जिसका नाम क्या रख दिया गया? बाल मनोविज्ञान रखा गया। और आज के समय में अगर देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान की या कह लीजिए मनोविज्ञान की हमारे समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर मनोविज्ञान आपका है आज के समय में, तभी मनुष्य के विचारों को, उसमें होने वाले परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, या कह लीजिए उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज के समय में आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ ही साथ जब आप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाते हो तो उस समय आपके लिए जो सबसे आवश्यक होगा वह क्या होगा? बाल मनोविज्ञान ही होगा। अगर मैं आज के समाज की बात करूं या आज के विषय के बारे में बात करूं तो बाल मनोविज्ञान आज के समय में सबसे आवश्यक है, जिसके लिए आप यहाँ पर उपस्थित होते हो या इस क्लास को आप लोग देख रहे हो। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यह तो मैंने सिर्फ मनोविज्ञान के बारे में एक आपको जन्म के बारे में बताया कि मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वह जन्म आपका कैसा हुआ है, तो उस जन्म के बारे में देखा। अब हम जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वह बाल मनोविज्ञान से करेंगे कि बाल मनोविज्ञान आपका होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। आज के समय में आप देखते हो कि ज़रूरत क्यों है? क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जब तक आप उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, जब तक इन सब के बारे में हम नहीं जानेंगे, जब तक बच्चों को हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेंगे और ना ही उनको हम सही प्रकार से शिक्षा उनकी कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाएगा तो वह आवश्यक क्या है कि सब के बारे में देखा जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं, यानी उनकी रुचियां हैं किस में, तो उन्हीं रुचियों के अनुसार ही हमें अपने शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वह अधिक से अधिक पढ़ लिख सके और इसके साथ ही साथ अपने जीवन में तरक्की कर सके। तो इसी के साथ ही हम अब जो बात करेंगे वह बाल मनोविज्ञान की जो बात करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है। अब इसके बारे में यहाँ से विस्तार से चर्चा होगी, तो उसके बारे में देखेंगे। और अगले वीडियो हम आपको मिलते हैं बाल मनोविज्ञान लेके कि बाल मनोविज्ञान है क्या और इसके क्या क्या तथ्य हैं। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो CTET को लेकर ही बात करेंगे, उसी के एग्ज़ाम को लेकर ही बात करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यू अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे। अब आपको रेगुलर वीडियो हमारे मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी CTET की तैयारी जो है आपकी वह बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अब आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।